वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। मैं आयुष पाठक पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए सेशन में। तो आज का ये वीडियो बेटा क्लास 10th साइंस के लिए है। मैंने कि आपको जैसे बताया था कि क्लास 10th के जो साइंस का पोर्शन है उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ले ही रहा हूं सीरीज में, लेकिन स्टार्टिंग से सारे चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज पहले चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर से। रासायनिक अभिक्रिया एवं उनको कैसे संतुलित किया जाता है, उसके कौन कौन से भाग हैं। आज का ये वन शॉट वीडियो पूरे चैप्टर को कवर करेगा। इसके अलावा इस चैप्टर का एक एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस का पेपर है उस पेपर को आपको यहीं क्लास में ऑनलाइन सॉल्व कराया जाएगा, वहां आप पेपर को सॉल्व करेंगे। और अभी इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छे से बने रहिए और पेन कॉपी पकड़ के बैठिएगा। ऐसे वीडियो देखने से आपके दिमाग में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर आपके पास सही स्ट्रेटजी और सही सिलेबस सही पैटर्न के साथ नहीं है तो आप यकीन मानिए टॉपर्स की सूची से बाहर हो रहे हैं, अन्य बच्चों से आप पीछे जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना परचम लहराना है, बोर्ड की सूची में अपना नाम लाना है तो अच्छे से पढ़िएगा। स्टार्टिंग करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठिए, साथ में मेरे नोट्स बनाइए। जब तक आपके पास एक वेल कंडक्टेड नोट्स नहीं होंगे आपकी पढ़ाई का कोई भी अच्छा सेंस समझ में नहीं आने वाला। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं इस सेशन में। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चंस में क्या है लिखा ही है। जैसे ये केमिस्ट्री का जादू वाला चैप्टर होने वाला है बेटा, एक ही वीडियो में हम पूरा फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, केमिकल रिएक्शन का यूज क्या है, वो सब जानेंगे। तो यहाँ छोटी सी परिभाषा लिखी है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? तो ये रासायनिक अभिक्रिया का पॉइंट दिया गया है। इसकी डेफिनेशन लिखी है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो चीजें होती है बेटा, एक अभिकारक होता है एक उत्पाद होता है। अभिकारक जो क्रिया में एलएचएस में लिखा जाता है, जब दो या दो से अधिक क्रिया आपस में मिलकर जिसका निर्माण करती है बेटा उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी कि अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करते हैं बेटा, तो उसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल मान लिया Mg+O2 एरो MgO, यहां बैलेंस ही कर लेंगे। ऑक्सीजन 2 थी बेटा तो यहां 2 लगाया, Mg भी 2 हो गई तो यहां भी 2 लिख दिया। तो ये जो LHS में बेटा लिखा हुआ है ये हमारा अभिकारक है, इसको हम लोग अभिकारक कहेंगे बेटा। और जो हमारा RHS में 1 के आ रहा है बेटा उसको हम लोग उत्पाद कहेंगे। ये हमारा क्या है बेटा? उत्पाद। तो ये होता है अभिक्रिया और उत्पाद। तो ये थी परिभाषा बेटा रासायनिक अपक्रिया की। अब हम समझेंगे कि रासायनिक अपक्रिया की हमको जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम रासायनिक अपक्रिया का यूज करते हैं, क्यों इसको लिया जाता है। तो वही लिखा है, कोई भी दो अभिकारक जब आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं बेटा, तो उसी अभिक्रिया को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो ये था रासायनिक अपक्रिया के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं रासायनिक अपक्रिया की हम लोग पहचान कैसे करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसकी पहचान करने का बेटा क्या तरीका है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन हो सकते हैं। तो अभिक्रिया में जो रासायनिक चेंजमेंट होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में लिखा है। तो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, वो ठोस से द्रव या गैस में बनेंगे। ये पॉइंट्स लिखने के लिए आते हैं बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे। तो ये ठोस से द्रव या गैस में बन जाता है बेटा। इनके रंग में कैसा परिवर्तन होता है, तो अभिक्रिया के बाद इनके रंग में चेंज हो जाता है। ठीक, रिएक्शन करने के बाद इनका रंग चेंज हो जाएगा बेटा। इनके गैस का निकलना, कुछ अपक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस CO2 गैस निकलती है। जैसे हमने दहन अपक्रिया पढ़ा था उसमें जल और CO2 निकलता है। जैसे हमने कोई भी अम्ल जब धातु से क्रिया करती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ये गैसें निकलती हैं। ये भी रासायनिक अपक्रिया का एक परिवर्तन का स्वरूप है। उसके टेम्परेचर में चेंजमेंट होता है। अपक्रिया दो प्रकार की मैंने समझाई थी ना, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो इस प्रकार की जो अपक्रिया थी, श्वसन वाला रिएक्शन समझाया था बेटा हमने, तो वही सब चेंजमेंट है। तो रासायनिक अपक्रिया में अलग अलग चेंजमेंट होते हैं। वो चेंजमेंट अगर हम पॉइंटों में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन, नंबर 2 रंग में परिवर्तन, नंबर 3 गैस का निकलना और नंबर 4 तापमान में परिवर्तन। तो ये होते हैं उनके चेंजमेंट के तरीके। आगे देखो क्या है इसी में,
रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करा जाता है, संतुलित कैसे करा जाता है और संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसके लिए आपको एक नियम समझना पड़ेगा बेटा। जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था कक्षा 9th में कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेम एज इट ऐसे ही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको हम द्रव्यमान अविनाशिता का नियम कहा जाता है, कि द्रव्यमान को ना तो वो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए रासायनिक अपक्रिया का यूज किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण की पहली परिभाषा है, तो किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रतीकों और सूत्रों का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। बेटा ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, अगर बोर्ड में पूछी जाती है तो आप यही डेफिनेशन चिपका के आएंगे, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। किसी रासायनिक अपक्रिया का प्रतीकों और उसके सूत्रों का जो निरूपण करते हैं संक्षिप्त रूप से, वही कहलाता है बेटा रासायनिक समीकरण। तो ये था, जैसे अभी मैंने जैसे एग्जांपल समझाया था वही आगे ले लिया गया। Mg+O2 मतलब मैग्नीशियम धातु है ये, और ये क्या है, गैस। तो ये बनने के बाद क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अभी ये वैलेंस नहीं है, इसमें क्या नहीं है, वैलेंस। यहां भी मैग्नीशियम है, इसका संकेत Mg होता है। ये ऑक्सीजन है, इसका संकेत O2 होता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यानी कि ये यौगिक बन गया, एक MgO प्राप्त हो गया। तो ये जो प्रतीक है और ये जो सूत्र हैं, इनका जो हम निरूपण करते हैं समीकरण द्वारा, वही रासायनिक समीकरण होता है। तो ये होता है रासायनिक समीकरण, मतलब रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीक, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीक और उसके सूत्रों द्वारा जो निरूपण हो रहा है, उसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो ये है रासायनिक अपक्रिया। अब क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा, ये बोर्ड में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें वही लॉजिक लगाएंगे जो मैंने अभी आपको समझाया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है मैंने अभी बताया था, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है, अतः अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो, जो एटम्स हैं उसके, उनका नंबर जो होता है वो इक्वल हो, जितने LHS में हो उतने ही RHS में हो, उसको कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे इसमें अभी 2 नहीं लगा है, Mg+O2, यहां Mg को देखो परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1, यहां ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2, ये हमने लिखा LHS में। अब देखते हैं RHS में क्या इक्वल है। RHS में Mg की संख्या कितनी है, 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1, क्योंकि Mg एक ही तो लिखा है, तो ये असंतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है, असंतुलित, यानी कि वैलेंसी नहीं है। एनसीईआरटी में इसको कंकाली समीकरण के नाम से जाना जाता है। जो असंतुलित समीकरण है बेटा, इसी को कहा जाता है कंकाली समीकरण। यानी कि अभी ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहां मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन RHS में मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 ही है, यानी कि ये दोनों कितने हैं, 1, लेकिन ऑक्सीजन यहां कितने थे, 2, तो ये कैसा है, असंतुलित। अगर हम यहां 2 ऑक्सीजन कर दें तो ये पूरा हो गया। जैसे ही मैंने यहां 2 करा तो आगे लगा दिया बेटा 2, लेकिन Mg के साथ कितना हो गया, 2, यहां Mg कितना है, 1, तो Mg क्या है, अभी असंतुलित है। इस Mg को संतुलित करने के लिए Mg के भी हमको 2 करने पड़ेंगे, यानी कि यहां भी क्या आ जाएगा, 2, तब ये समीकरण पूरा हमारा हो जाएगा संतुलित। तो ये प्रोसेस होती है, ये मेथड होता है, कैसे हम उसको सही से बैलेंस कर पाए। तो ये था समीकरण, क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान सीधा सीधा MCQ में पूछा जाता है, तो यहां सीधा लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए। ठीक है, बुक में द्रव्यमान अविनाशिता का नियम भी लिखा होता है, मतलब द्रव्यमान आ का मतलब नहीं, विनाश का मतलब विनाश, द्रव्यमान का कोई विनाश नहीं हो सकता, तो उसको ऐसे भी लिख के आता है, द्रव्यमान अविनाशिता के नियम को बनाए रखने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना
आवश्यक होता है। तो ये इसकी प्रोसेस थी। इसी रिएक्शन को यहाँ संतुलित समीकरण करके दिखाया गया है, जैसा कि मैंने रफ में आपको रफली समझाया हुआ था कि mgb कितने करने पड़े बेटा 2, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 थे, ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए यहाँ 2 लगाया, तो जब 2 आगे लगा तो वो mg में भी परमाणुओं की संख्या डबल हो गई, तो यहाँ भी कितना करना पड़ा 2। ये असंतुलित समीकरण था, ये संतुलित है। क्यों संतुलित है? क्योंकि द्रव्यमान अविनाशता का नियम कहता है कि रासायनिक समीकरण में संतुलित रासायनिक समीकरण वही होता है जिसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। तो यहां हमने करा परमाणुओं की संख्या को बराबर और हमारा असंतुलित समीकरण से प्राप्त हुआ संतुलित समीकरण। तो यह था इसका प्रोसेस। इसी क्रम में बेटा आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में छपता है ये रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार लिखिए। तो इस रासायनिक अपक्रिया के प्रकार को समझेंगे हम, कौन कौन से प्रकार है रासायनिक अपक्रिया के। तो देखो बेटा इसी क्रम में दिया गया है। सबसे पहले है संयोजन अपक्रिया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संयोजन अपक्रिया क्या होता है। संयोजन अपक्रिया तो जब 2 या 2 से अभिकारक, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे 1 और +1 मिलकर क्या बन जाता है 2, यानी कि जब 2 या 2 से अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं बेटा, तो उसी को कहा जाता है संयोजन। अब पेपर में संयोजन के और भी नाम लिख के आ सकते हैं, तो क्या क्या नाम होते हैं सर? तो बेटा संयोजन अपक्रिया को ही कहा जाता है संकलन अपक्रिया, इसी को बेटा कहा जाता है योगात्मक अपक्रिया, और इसी में बेटा चिपका देंगे हम हाइड्रोजनीकरण। एक ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे जिससे ये चारों अपक्रियाओं को हम लोग सिर्फ एक परिभाषा के साथ ही सॉल्व कर लेंगे। तो रिएक्शन को जैसे मैंने यहां दिया है, परिभाषा लिखी है, ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि जो चीज हमको बन रही है आरएचएस में वो सिर्फ सिंगल डिजिट में होनी चाहिए, 2 अधिक ना हो, तो उसी को कहा जाता है बेटा संयोजन अपक्रिया या संकलन अपक्रिया। अब ये एग्जांपल जैसे दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और +H2O जल, जब भी हम कलई चूना को जल में मिलाते हैं तो हमको बेटा भुजा चूना प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसे चूने का पानी भी कहा जाता है। तो जब इनको आपस में जोड़ा, ये दोनों क्या है बेटा अभिकारक, जब इन दोनों अभिकारक को हमने आपस में जोड़ा तो हमको एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बेटा? एकल उत्पाद का। तो इसी को कहा जाता है बेटा संयोजन अपक्रिया। अब एक और ऐसा एग्जांपल बताता हूं जो 1, 2, 3, 4 एक साथ 4 क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा बेटा। तो मैंने लिखा C2H4, ये बेटा देखो C का कितना है कार्बन 2, H कितना है 4, जब भी डबल होता है तो वो एल्कीन श्रेणी में आता है। तो ये फॉर्मूला बेटा एथिलीन का है। जब इसमें हम H2 की क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन का योग कराते हैं बेटा, तो ये एल्कीन श्रेणी से एल्केन श्रेणी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि C कितने थे 2, तो यहाँ 2 लिखे, H4 में जब 2 H जोड़ेंगे तो बेटा H6 बन गया। ये श्रेणी थी हमारी बेटा एल्कीन। और लास्ट में जो हमें रिजल्ट मिला, जो हमको रिजल्ट मिल रहा है, वो रिजल्ट हमको मिल रहा है बेटा एल्केन श्रेणी में। किसमें मिला? एल्केन श्रेणी में। यानी कि इट मींस बच्चा ये हुआ, जब भी हम हाइड्रोजन का योग किसी भी अपक्रिया में कराते हैं तो वो रिजल्ट एल्केन श्रेणी में आया। अब करना कैसा है? संकलन अपक्रिया, जब 2 आपस में जुड़ रहे हैं एक उत्पाद बन रहा है, हुआ फिट। संयोजन अपक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर दे, संयोजन अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया, जब भी किसी अपक्रिया में योग हाइड्रोजन का योग कराया जाता है या योग कराया जाता है तो उसको कहते हैं योगात्मक अपक्रिया। हाइड्रोजनीकरण, जब भी किसी एल्कीन श्रेणी में हाइड्रोजन का योग कराया जाता है तो वो एल्केन श्रेणी में कन्वर्ट हो जाती है, इसी को कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन सिर्फ 1 और सोर्स कंप्लीट हुए 4। ये इसीलिए कहा था मैंने, ये केवल रासायनिक अपक्रिया नहीं है, ये केमिस्ट्री की जादुई ट्रिक है। यहां आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए। पहले चैप्टर से सीधा ले गए हम चौथे चैप्टर में, जहां हाइड्रोजनीकरण हमको पढ़ने को देखने को मिलती है। तो ये था पहला क्वेश्चन, जिससे आपने और एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन कवर किए। अगर पेन कॉपी लेके बैठ रहे हैं तो डेफिनेशन भी सबकी लिखिए। संयोजन अपक्रिया क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन या संकलन अपक्रिया कहते हैं। जब भी 2 आपस में अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं तो उसको योगात्मक क्रिया कहते हैं।
जब भी किसी, ये वाली लिखो, मैं बोल रहा हूं, एक एक पॉइंट को कॉपी पे नोट करो, जब भी किसी एल्केन श्रेणी में हाइड्रोजन का योग कराया जाता है तो वह एल्केन श्रेणी में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो ये था पूरा मेथड। इसी क्रम में बेटा आगे बढ़ते हैं वियोजन अपक्रिया के बारे में। तो जो इसका पढ़ा है जस्ट उल्टा उल्टा ही करना है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग है वियोजन अपक्रिया। तो क्या होता है वियोजन अपक्रिया? तो ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में मिल जाता है। मतलब जो एकल जो उत्पाद बनता है वो दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में, मतलब एक ऐसा अभिकारक है जिसके डिवाइड, उसका उल्टा है, उसमें क्या था, दो को आपस में मिलाया एक बना, या एक को आपस में दो भागों में तोड़ दिया, जस्ट उसी का उल्टा है। जब दो को मिलाया एक बना, यहां एक से दो में या दो से अधिक में कन्वर्ट हो गया, उसको कहा जाता है वियोजन अपक्रिया। यानी कि ए बी से दो अलग अलग पार्ट अलग हुए, ए अलग हुआ और बी अलग हुआ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, इसको ऊष्मीय वियोजन, वियोजन भी तीन प्रकार का होता है बेटा, एक ऊष्मीय वियोजन है, ऐसे ही एक प्रकाशीय वियोजन होता है और एक होता है विद्युत वियोजन। तो ये ऊष्मीय वियोजन का एग्जांपल लिया गया है। ये फेरस सल्फेट का फॉर्मूला लिखा है FeSO4। तो यहाँ FeSO4 FeO3 फेरिक ऑक्साइड में अलग टूटा, सल्फर डाइऑक्साइड में और SO3 में अलग टूटा। तो ये जो एक अभिकारक है ये छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाए। जब एक बड़ा अभिकारक छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाए उसी को कहा जाता है वियोजन। टूटना का मतलब वियोजित होना है, इसीलिए इसका नाम रखा गया वियोजन। और वियोजन अपक्रिया को ही हम लोग बेटा व्यवकलन अपक्रिया कहते हैं। बोर्ड्स में कभी कभी पूछ देते हैं व्यवकलन अपक्रिया किसे कहते हैं बच्चे, ये क्या है? अरे भाई जो आपने पढ़ा है ना वियोजन, उसी का दूसरा नाम है बेटा व्यवकलन अपक्रिया। तो ये थी व्यवकलन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया, ये बेटा विस्थापन और द्विविस्थापन, ये बेटा कहीं ना कहीं आपको बोर्ड में किसी ना किसी रूप में 100% देखने को मिलने ही वाली हैं। तो अंतर दोनों में माइनर अंतर होता है, उनको समझिएगा। विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन में अंतर क्या होता है? काम दोनों का यही है, जब भी अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के साथ क्रिया करती है तो आपस में विस्थापित हो जाती है, इसी को कहा जाता है विस्थापन। अब विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर क्या होता है? बदलता तो दूसरों में, अंतर सिर्फ होता है कि जो विस्थापन अपक्रिया होगी बेटा उसमें एक यौगिक होगा और एक तत्व होगा, वो तत्व उस यौगिक में कन्वर्ट हो जाएगा, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा। तो ये होगी हमारी विस्थापन अपक्रिया, एक यौगिक और एक तत्व। जबकि द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या अंतर होता है? दोनों ही यौगिक होते हैं। जब दोनों यौगिक में अधिक क्रियाशील वाला जो है कम क्रियाशील वाले को हटाकर उसकी जगह ले लेगा बेटा, तो वही हो जाता है द्विविस्थापन। अंतर समझे? विस्थापन में एक तत्व एक यौगिक आपस में इंटरचेंज, लेकिन द्विविस्थापन में दोनों ही यौगिक आपस में इंटरचेंज। दोनों यौगिक एक तत्व एक यौगिक, एक तत्व एक यौगिक विस्थापन, दोनों यौगिक द्विविस्थापन, दोनों यौगिक द्विविस्थापन, एक तत्व एक यौगिक विस्थापन। ये दोनों में माइनर डिफरेंस है। बच्चे रिएक्शन इनका गलत कर देते हैं। तो ये पहले विस्थापन अपक्रिया है, इसमें विस्थापन अपक्रिया में क्या लिखेंगे? इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है। तत्व किसमें? यौगिक से विस्थापित कर देगा, उसको कहेंगे विस्थापन। जैसे हमने ले लिया Fe यानी कि आयरन, और आयरन की क्रिया करा दी कॉपर सल्फेट से। आयरन, ये Fe लिखा है आयरन, इसकी हमने, ये एक तत्व है आयरन, धातु है हमारी, सॉलिड है, इसकी हमने करा दी बेटा कॉपर सल्फेट से। तो यहां आयरन क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी कि जो Cu लिखा था बेटा उसकी जगह Fe आ गया और Cu यहां से हो गया अलग। इसी को कहा जाता है विस्थापन अपक्रिया। यानी कि जब कोई तत्व किसी यौगिक से अधिक क्रियाशील वाला तत्व उस यौगिक को विस्थापित कर देता है, उसकी जगह खुद ले लेता है। यानी कि Fe आयरन का जब कॉपर सल्फेट से डाला गया तो ये फेरस सल्फेट बन गया, कॉपर हो गया अलग। एक तत्व एक यौगिक, किसका एग्जाम्पल बना? विस्थापन का। जब दोनों यौगिक होंगे तब किसका बन जाएगा? द्विविस्थापन का। तो यह था विस्थापन अपक्रिया। यही एनसीईआरटी क्वेश्चन और है, क्या होता है जब लोहे की कील को, क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं? कॉपर सल्फेट के, ये बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, विलयन में डुबोते हैं। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसी में हमने जोड़ दिया। इसका भी यही रिएक्शन रहेगा। तो जब लोहे की कील यानी कि Fe को कॉपर सल्फेट विलयन में यानी कि CuSO4 में डालेंगे तो विस्थापित करके
फेरस आयरन सल्फेट का निर्माण करेगा, फेरस सल्फेट का निर्माण करेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। ये था हमारा विस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, इसमें क्या होता है द्विविस्थापन में, तो द्विविस्थापन में इसमें छोटा सा यंत्र है, मैंने अभी समझाया था, उसमें एक तत्व एक यौगिक होता है, जबकि इसमें बेटा दोनों क्या लिए जाते हैं, यौगिक। तो जब इस क्रिया में अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, अक्सर अवक्षेप बनता है। तो द्विविस्थापन में मोस्टली केसेस में अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए जिसमें भी अवक्षेप बनेगा इसको हम एक लोग नाम और दे देंगे, जिसको हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अवक्षेपण अपक्रिया कैसे कहते हैं। तो जो द्विविस्थापन है उसी में मोस्ट ऑफ केसेस में 99% केसेस में बेटा अवक्षेपण, एक दो केस हैं उनको अभी समझाने का कुछ मतलब है नहीं। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अपक्रिया। यानी जब दोनों यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी जब दोनों ही यौगिक आपस में कन्वर्ट होते हैं बेटा, तो उसको कहा जाता है द्विविस्थापन। जैसा एग्जांपल हमने लिया है यहां पर, तो ये एग्जांपल यहां पे लिखा था बेटा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, ये है BaCl2। तो यहां पर Na यहां हो गया, Ba यहां आ गया, यानी कि वेरियम सल्फेट का विलयन प्राप्त हुआ और सोडियम क्लोराइड का अब अलग बन गया। ये वेरियम सल्फेट का अपक्षेप अलग बना, सोडियम क्लोराइड हो गया अलग। रिएक्शन यहां दिख नहीं रही होगी आपको, तो यहां अलग से लिख देते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट में जब क्रिया कराते हैं वेरियम क्लोराइड से, यानी कि VaCl2, तो ये Va सोडियम की जगह ले लेता है और Na यहां पहुंच जाता है। तो हमको प्राप्त हुआ वेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्लस NaCl बचा। NaCl को एक साथ लिख देते हैं बेटा, तो ये जब NaCl को एक साथ लिख देंगे तो यहाँ Cl भी 2 है और यहाँ Na भी 2 है, तो बैलेंसी के लिए आगे क्या लगा देंगे बेटा, 2। तो ये रिएक्शन हमको प्राप्त हो जाएगी। तो ये था हमारा प्रोसेस दूसरे वाले का। इसी क्रम में देखो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आपके टेलीग्राम पे इस पूरे वीडियो का जो सिस्टम है पूरा मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पूरा प्रोसेस मिलेगा। इसको आप फिर से अच्छे से पढ़ के या वीडियो को रोक रोक कर नोट्स जरूर बनाएं। ये अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पढ़ने के बाद फिर से पढ़ें वही। अब ऐसा मेंटेन करके रखिए, ऐसा सिस्टम बनाइए कि जो अभी पढ़ रहे हैं उसको अभी से हम पूरा मेंटेन करते हुए चलें। अच्छे से नोट्स बनाएं जिनको हम पेपर के टाइम में सिर्फ बस रफली देखें और हमारे माइंड में सारी चीजें एक साथ सेट हो जाएं। तो उसी क्रम में आगे है उपचयन। दो चीजें होती है बेटा, एक उपचयन होता है और एक अपचयन होता है। ठीक, अपचयन क्या होता है बेटा, अप का मतलब होता है लेस, लेस का मतलब कम। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, जिसमें ऑक्सीजन, अप का मतलब कमी, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी यानी कि हानि यानी कि हिरास हो रहा हो, उसको कहते हैं बेटा अपचयन अपक्रिया। और इसके जस्ट अपोजिट में है बेटा उपचयन, यानी कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो उसको कहा जाता है उपचयन। और ऐसी रासायनिक अपक्रिया, समझिएगा मेरे बात ध्यान को, और ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही हो, ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा हो, यानी कि उपचयन अपचयन दोनों हो रहे हो, तो उसको कहा जाता है बेटा रेडॉक्स अपक्रिया। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो उसको अपचयन कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो उसको अपचयन कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों, अर्थात ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन की कमी ह्रास एक ही बात, तथा ऑक्सीजन की वृद्धि दोनों हो एक साथ, उसको कहा जाता है रेडॉक्स। तो मैं बोर्ड पर सिर्फ एक रिएक्शन लिखूंगा, तीनों परिभाषाओं की टेंशन खत्म हो जाएगी। देखना एक रिएक्शन जिससे सब कुछ कवर होगा। जैसे मैंने लिया है Cu प्लस H2O, एरो CuO प्लस H2। अब मेरी बात समझिए ध्यान से, तीनों कैसे करेंगे। अब क्रिया ये तो समझ ही गए हो, ऐसी पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, दोनों एक ही बात है, उसको कहेंगे हम लोग उपचयन। और जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास हो उसको कहेंगे अपचयन। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का ह्रास, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा, जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। मैंने ये रिएक्शन लिया है। अभी जैसे हमको ये रिएक्शन चिपकाना है उपचयन में। उपचयन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, यहां Cu के साथ वो जुड़ गया कि नहीं, यहां सिर्फ कॉपर था, लेकिन RHS में यानी कि उत्पाद में कॉपर ऑक्साइड लगा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इट मींस क्या हो रहा है बेटा, उपचयन। तो इसे क्या कहेंगे, उपचयन। छोड़ देंगे जब उपचयन आ जाए। सेम परिभाषा अपचयन की आ जाए, फिर यही रिएक्शन। ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो,
तो यहाँ क्या था बेटा H2O, लेकिन रिजल्ट में क्या मिला उत्पाद में, अब क्या रख से H2, ऑक्सीजन का क्या हुआ ह्रास यानी कि ऑक्सीजन की कमी, तो इसको क्या कहेंगे हम अपचयन क्रिया। तो ऐसी रासायनिक क्रिया, इसमें फिर ये करके नहीं दिखाएंगे जब अपचयन आएगा, सिर्फ किसको दिखाएंगे अपचयन को, तो उपचयन का कोई जरूरत है नहीं। तो जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो यानी कि जल से सिर्फ H2 के मॉलिक्यूल्स मिले यानी कि ऑक्सीजन बेटा लैक है, यहां पर कमी है, तो इसी को कहा गया है उपचयन। क्या कहा गया है अपचयन। उपचयन क्या था जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही। तो अब मैंने एक रिएक्शन में अपचयन उपचयन दोनों समझा दिया, तो इसी को कहते हैं बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो रहा हो उपचयन भी हो रहा हो, उसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आई होप आपके माइंड में ये चीज सेट हो गई होगी कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको हम बेटा उपचयन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको हम अपचयन कहते हैं। और जब कोई रिएक्शन लाइक ये है तो जिसमें दोनों चीजें होती हैं बेटा उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ गए ना, आपके माइंड में सेट हुआ कैसे लिखना है। तो ये था उपचयन अपचयन और रेडॉक्स को एक ही रिएक्शन से तोड़ना। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक रिएक्शन से मोर देन वन क्वेश्चन करना होता है बेटा, एक ही क्वेश्चन पर नहीं टिके रहने हैं, एक ही रिएक्शन से हम मैक्सिमम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस था बेटा उपचयन का। यहाँ पे ये अलग से ग्राफ बना के समझाया गया है जिससे आपके माइंड में सब चीजें आसानी से सेट कर दी जाए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा संक्षारण के बारे में। ये संक्षारण और बेटा विकृत गंधता, ये दो परिभाषा जब से एनसीईआरटी सिलेबस आया बेटा हर बार पेपर में पूछा जाता है। संक्षारण क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं जब भी कोई चीज, जैसे लोहा है, लोहा में क्या लग जाता है जंग, यही क्या है संक्षारण। तो जब भी कोई धातु या पदार्थ वायु की नमी में खुले वायु में कलर उड़ जाता है चीजों का, तो वायु की नमी में आर्द्रता में यानी कि पानी से ह्यूमिडिटी से इन चीजों से जब उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है तो उसी को कहा जाता है संक्षारण। क्या कहा जाता है संक्षारण। तो परिभाषा लिखी हुई है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल एसिड के कारण आर्द्रता नमी के कारण अर्थात पानी वानी के संपर्क में आ जाती है तब यह संक्षारित हो जाती है यानी कि अपने मूल रंग को खो देती है, संक्षारित हो जाती है। और संक्षारित होने की इसी घटना को बेटा कहा जाता है संक्षारण। तो जैसे लोहे पर जंग लगना, ये इसी का उदाहरण है। अभी एक बार क्वेश्चन पेपर में आया था जंग वाला, जंग का सूत्र क्या होता है, तो बेटा उस जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। यहाँ पर X है, X का मतलब बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर जल के कितने भी अणु हो सकते हैं, वही क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा जंग होता है। ये है हमारा जंग का फॉर्मूला। जैसे लोहे पर जंग लगना यानी कि Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का बनना, चांदी का काला पड़ जाना, तांबे पर हरी परत चढ़ जाना, ऐसे ही एक एल्यूमिनियम पे भी परत चढ़ाई जाती है बेटा जो आपने पढ़ा था एनोडीकरण में, इसको क्या कहा जाता है एनोडीकरण। इसको उपाय रोकने के भी आते हैं, ये आप थर्ड चैप्टर में फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो यस दलेपन करके, पेंट करके, ग्रीस लगाकर ऐसे हम संक्षारण को रोक सकते हैं। ये तो उसके उपाय थे। ऐसी बेटा इसी क्रम में प्रोसेस होता है विकृत गंधता का। विकृत गंधता का क्या होता है मतलब जब भी कोई तेलिया या खाने वाली चीज होती है, खाद्य सामग्री होती है, उसको हम जब लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं बेटा तो उसको गंदी मतलब उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उससे महक आने लगती है, बदबू आने लगती है, तो वो विकृत गंधित हो जाती है। ये बदबू आना, खराब हो जाना, इसको विकृत गंधित कहा जाता है साइंस की भाषा में। तो जब विकृत गंधित हो जाती है तो यही जो होल प्रोसेस है उसको कहलाती है बेटा विकृत गंधता। इसीलिए हम फ्रिज का यूज करते हैं। फ्रिज का यूज किस लिए करते हैं, जो सब्जी है खुली छोड़ देते हैं, नमी उसमें लग जाती है तो वो विकृत गंधित खराब हो जाती है। फ्रिज कोई अच्छा उपाय नहीं है, और भी तरीके होते हैं। फ्रिज क्या करता है बेटा CFC निकालता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बेटा बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो फ्रिज और AC का यूज जितना हो सके कम ही किया करें क्योंकि इनसे ओजोन परत में बेटा बहुत नुकसान होता है। ओजोन परत में अभी देखा गया था अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर कहीं छिद्र पाया गया। ओजोन परत का आपको प्रोसेस पता ही है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट परावैंगनी हानिकारक किरणें हैं वो पूरी हानिकारक करके ओजोन परत अपने ऊपर लेता है और यहाँ से फिल्टर हमको रेस निकाल के देता है। अगर ये लेयर ही नहीं रहेगी तो सीधा स्किन पे हमारे आके वही अल्ट्रावायलेट वेव्स गिरेगी और हमको स्किन कैंसर हो जाएगा। हम लोगों का जीवन उसके बिना संभव है ही नहीं। तो ये था विकृत गंधता। एक बार फिर से लिख देते हैं, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रहती है तो वो अपचयित हो जाती है।
अपचयित हो जाएगी तो उसके स्वाद में और गंध बदल जाएगा, मतलब वो खराब हो जाएगी, विकृत गंधित हो जाएगी। यही प्रोसेस कहलाती है विकृत गंधता। तो ये था विकृत गंधता। इसका बचाव, जैसे बचा कैसे जाता है, जैसे आप देखते होंगे चिप्स का पैकेट, तो चिप्स का पैकेट क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा गैस भरी होती है, क्योंकि उसके अंदर तैलीय चीज यानी कि आलू रखा हुआ है। चिप्स के पैकेट में जो आलू वाले चिप्स आते हैं तो उसमें हवा ज्यादा भर दी जाती है। क्यों भर दी जाती है? वो हवा क्या होती है, उसके लेने के साथ दिखाने के लिए बहुत है, वो तो ऐसे करके चेक कर लेते हैं कितना है कितना नहीं। उसका प्रोसेस ये होता है, उस चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस बच्चा? नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उसमें जो चिप्स होता है, आलू के जो चिप्स बने होते हैं, उनको वो उपचयित होने से रोकती है। इससे वो खराब नहीं होकर लंबे समय तक, देखते हैं ना चिप्स के पैकेट दुकान पर रखे रहते हैं, जबकि ऐसे ही आलू तुम घर पे रखो सड़ जाएंगे, बदबू आएगी। लेकिन चिप्स के पैकेट में भी आलू है, वो खराब नहीं हो रहा। क्यों नहीं खराब हो रहा? क्योंकि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्या भर देते हैं बेटा? नाइट्रोजन गैस। तो वो नाइट्रोजन गैस उसको उपचयित होने से बार बार रोकती है और वो लंबे समय तक बना रहता है, खराब नहीं होता है। तो ये बचाव करने के उपाय थे, ये पूरी प्रोसेस थी बेटा इसकी। तो अब वीडियो हमारा आज का यहीं तक है। ये हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक है। बच्चे कहते हैं सर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हम, तो ये बेटा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस आप लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारे ऑफिशियल चैनल वाले जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पहुंच जाएंगे। वहां आपको जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसका पूरा पीडीएफ फॉर्म दिया जाएगा, प्लस हमारे टेलीग्राम पे आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कुछ बच्चों को मिले भी होंगे, तो जिनको मिले होंगे वो कमेंट करेंगे हाँ सर मुझे मिले हैं। जिन्हें नहीं मिले हैं वो बताएंगे उन्हें किस सब्जेक्ट्स में दिक्कत आ रही है। हमारे पास फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के एकदम बहुत शानदार नोट्स हैं बेटा, डिक्टो बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर, एनसीईआरटी प्लस कॉन्सेप्ट बेस पर है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके पूरे फॉर्मूले दिए जाएंगे, प्लस 2024-25 के पीवाईक्यू, मतलब एक नोट्स में ऑल इन 3 होते हैं, मतलब पीवाईक्यू भी कराना, एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट भी देना और बेहतर तरीके से उसको सही व्यवस्थित तरीके से करना, ये हमारे नोट्स में आपको मिलता है। जिसकी भी जरूरत हो, कहीं से भी हो, आप एक बार कमेंट कर रहे हैं सर मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं, मैं कक्षा 11, कक्षा 12, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, बोर्ड के पेपर आके आपके नजदीक आ चुके हैं, आप हमें बताएं, कमेंट करें सर मुझे इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसका कोई शुल्क नहीं है। यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, कोई शुल्क नहीं है, सब कुछ फ्री है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपके पास तक, जरूरतमंदों के पास तक, जिनके पास पैसे का अभाव है, जो चीजें नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, हमसे जुड़िए बेटा। फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा, फ्री में आपको नोट्स दिए जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट लिखें, अपना नाम बताएं और टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दें, वहां नंबर भी पर्सनल लिखा होता है, वहां से आप कांटेक्ट कर लें हमसे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स दिया जाएगा। आप नोट्स फ्री में लें, आराम से उनकी पीडीएफ दे दी जाएगी, निकलवाइए, पढ़िए, बेहतर अंक लाइए और अपने जीवन को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाएं। तो ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको बेटा ज्वाइन कर लें और जो भी प्रॉब्लम आ रही हो बताएं। लास्ट में यही कहूंगा, हमारा सपोर्ट आपकी तरफ रहेगा, आप बस अपना थोड़ा सपोर्ट हमें दिखाइए। कैसे करेंगे? कमेंट लिख दिया करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद।